बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ा हटके है। मैंने कहा कि मैं आपको अपनी जो एक्सपीरियंस है मेरा मेरे हस्बैंड का विद इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, उसके बारे में मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं और वो मैं आपको ज़िक्र करूं कि हमने अपने पूरे ये जो जर्नी था जिसमें हम लोग ट्राई कर रहे थे कि जी किसी तरह किसी कंट्री का हो जाए, तो उसमें हमने जब इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को अप्रोच किया तो वो एक्सपीरियंस हमारा कैसा था, कहाँ कहाँ पे हमने कितने कितने पैसे डुबोए और क्या हालात हुए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और बिगिनिंग से जब मैं आपको कहती हूँ तो ये तब की बात है जब हम लोग सऊदी मूव हुए थे। तो मैं आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारी कहानी, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टोरी और भूल भी सकता है जब बातें करते रहते हैं आप, तो मैंने ये पॉइंट वाइज नोट कर लिया है और मैं अभी ऊपर नीचे अगर देखूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं अपनी डायरी में से पॉइंट्स निकाल रही हूँ और मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूं, तो कि आपको ये सारी चीज़ें पता चल सके कि मेरा और मेरे हस्बैंड का क्या एक्सपीरियंस था कंसल्टेंट्स को लेके। और मैं किसी छोटे मोटे कंसल्टेंट की बात नहीं करी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द बिग कंसल्टेंट्स जो कि बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, वेल नोन हैं और अपने एरिया में ठीक ठाक एक्सपर्ट्स हैं। मैं उन सब की बात कर रही हूँ, तो जिनकी फ़ी भी ठीक ठाक होती है और जिनके सक्सेस स्टोरीज़ भी बहुत होती हैं, लेकिन हमारा कुछ एक्सपीरियंस को ख़ास नहीं रहा। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं तब बात करती हूँ कि जी जब हम लोग सऊदी गए तो इट वाज ईयर 2013। 2013 में हुआ ये कि मेरे हस्बैंड को जॉब मिली और वो चले गए और मैं और मेरे दोनों बच्चे पाकिस्तान में थे। और हम अपना पूरा जो भी एक प्रोसेस होता है, आपको पता ही है कि जी आपको अपने इकामा का वेट करना होता है, जो भी चीज़ है। ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द डॉक्यूमेंटेशन, जो कि हस्बैंड का फॉल्ट नहीं था, जो बंदा वहाँ पे एंटर कर रहा था, नंबर जो भी डेटा आपका लेता है, उसकी फॉल्ट की वजह से हम 7 महीने पाकिस्तान में अपने हस्बैंड के बगैर थे। ठीक है ना, चलें जी, ये एक अलग कहानी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी जी। मेरे हस्बैंड जैसी 2013 में सऊदी में पहुंचते हैं, हम गए थे रियाद। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जॉब अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन ये कह लीजिए कि जी उसी साल 2013 में रिसेशन स्टार्ट हो गया। रिसेशन का मतलब ये होता है कि जी बिजनेसेस बंद होना स्टार्ट हो गए, उनको लॉसेस होना स्टार्ट हो गए, जॉब्स ख़त्म होना शुरू हो गई। और फिर एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जब रिसेशन स्टार्ट होता है तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 और 2 ईयर्स, वो अगला 3, 4, 5 साल भी ले लेता है। तो वो सिचुएशन अजीब सी हो गई, टैक्सेस बढ़ गए। और वो जो हमने स्टोरीज सुन रखी थी, और बहुत सारे ऐसे लोग मुझे पता है जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्लोज रिलेटिव्स जिन्होंने सऊदी में रह के अच्छी खासी इनकम वहाँ से इकट्ठी की, उसके बाद पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई और माशाल्लाह एक अच्छा एक वेल्दी सेटअप हो चुका था उनका सऊदी में काम करके। उसको वो जो हम ख्वाब लेके सऊदी पहुँचे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ उस वक्त, क्योंकि टैक्सेस उन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट हो गए, जैसे कहते हैं ना। और उसके बाद डिपेंडेंट्स फ़ी हो गई। और डिपेंडेंट्स फ़ी कैसे की उन्होंने कि जी हर जो बंदा आपका था उसकी डिपेंडेंट फ़ी थी $100 रियाल, सॉरी, तो 100 रियाल हो गई। फॉर एग्जाम्पल वी आर अ फैमिली ऑफ 4, तो मेरे दोनों बच्चों का, क्योंकि वी वर द डिपेंडेंट्स ऑन माय हस्बैंड, तो हमारा 100 रियाल डिपेंडेंट फ़ी मंथली आपको पे करना था, जो कि 300 रियाल बनते हैं, 300 रियाल्स बनते हैं। लाइकवाइज उसके नेक्स्ट ईयर उन्होंने 200 किया, फिर 300 किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप सोच सकते हैं कि जब मैं आई थी तो मेरा ख्याल है उस वक्त हमारा 300 to 400 रियाल पर पर्सन हो चुका था। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा बर्डन है उस बंदे के लिए जो कि आपका एक जैसे बोलते हैं ना कमाने वाला है, या जिसके इकामा पर आप वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि हमारे केस में मेरे हस्बैंड थे। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वर्किंग, तो थोड़ा मिल बांट के हो जाता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने फैमिलीज़ को भेजना शुरू कर दिया था और वो अकेले रहना शुरू हो गए थे सऊदी में, क्योंकि वो ऑब्वियसली सेविंग नहीं हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है सऊदी में, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब आप सेविंग की बात करते हो तो ड्यू टू दिस डिपेंडेंस फ़ी एंड द टैक्सेस एंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो कि दे वर सोरिंग, और वो वाली कहानी, तो उसकी वजह से जो सेविंग हमने सुन रखी थी कि जी ये हो जाता है, वैसा कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है जी। तो अब उस ज़माने में हमने सोचा कि चलो भाई अब हमें यहाँ से निकलने का सोचना पड़ेगा, कोई बैकअप प्लान होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर ओवरनाइट हस्बैंड की जॉब चली जाती है या मेरी जॉब चली जाती है तो फिर क्या होगा। क्योंकि आपको पता है सऊदी में आप कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते। अब उनने कोई रूल्स बनाए हैं, लेकिन दोज आर रियली एक्सपेंसिव रेजिडेंट वीज़ा जो आपको बाय करने पड़ते हैं। ठीक है ना जी। हमें एक
नॉर्मल सिटीज़न की बात कर रही हूँ, तो आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो कहानी ये हुई कि हमने एक बैकअप प्लान बनाने की कोशिश की और हमने सोचना शुरू किया कनाडा का, कि हम क्या करते हैं कि जी कनाडा इमिग्रेट होने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि जी जैसे ही हमारे दिमाग में ये बात आई तो हमने मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह को कंसल्ट किया, उन्होंने हमें कनाडा बेस्ड एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट का, इमिग्रेशन लॉयर का पता दिया। ठीक है जी, हमने उनको किया अप्रोच, और द थिंग इज़ कि जैसे ही हमने उनको अप्रोच किया उन्होंने हमसे फ़ी भी ले ली, और उस वक्त मैं आपको फ़ी बता दूं जी 1 लाख रुपए थी, 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़, और मैं बात कर रही हूँ अराउंड 2013 की। तो आप सोच सकते हैं कि 2013 में 1 लाख रुपए कितने होते हैं, ठीक है ना। अब तो डीवैल्यू हो गया हर चीज़, लेकिन उस वक्त बहुत होते थे, ठीक है ना। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ, 2013 से पहले तक जो कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम था वो ये था कि आप अपनी फ़ाइल सबमिट कराते थे, वो आपको फ़ाइल को स्टडी करते थे, उसको एनालाइज करते थे, फिर आपको इंटरव्यू कॉल आती थी, और फिर वो डिसाइड करते थे कि जी आपको क्या इमिग्रेशन देनी है या नहीं देनी है। लेकिन 2013 से उन्होंने पॉइंट सिस्टम स्टार्ट कर दिया। जब हमने इन कंसल्टेंट को, मैं नाम ऑब्वियसली नहीं लूँगी क्योंकि ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट होती है लोगों की, क्या मैं उनको कुछ करूँ, ऑब्वियसली मेरा मकसद ब्लैकलिस्ट करना नहीं है, आप लोगों को अवेयरनेस देना है कि अक्सर बहुत बड़े बड़े नामों में भी कुछ नहीं रखा होता, तो जस्ट बी केयरफुल और अपना रिसर्च ज़रूर कीजिए आप, ठीक है ना। एनीवेज, तो उन्होंने हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन लिया, हमें हरे हरे बाग दिखाए कि जी हाँ व्हाई नॉट, बिल्कुल हो जाएगा एंड ऑल दैट। और उसके बाद जब हमने फ़ी पे कर दी, हमसे वो इन्फॉर्मेशन, उन्होंने सारा डाटा लिया हमारा। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जी उन्होंने कोई असिस्टेंट रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, उन्होंने वो फिल करती या करता, हुसएवर दैट पर्सन वाज, और फिर वो हमें डॉक्यूमेंट भेजता कि तरह चेक कर लीजिए। और जब हम उस अपने डॉक्यूमेंट को चेक करते, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन फिल किया था, जो डाटा फिल किया था, हमारा उन डॉक्यूमेंट्स में जो कि इमिग्रेशन के लिए रिक्वायर्ड थे, उनमें गलतियां निकलती, और बहुत गलतियां निकलती। तो हम यही हक्का बक्का रह गए थे कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। अगर हमने ही चेक करना है तो उनको हम किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं, एक तो ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई। दूसरा ये हुआ कि जब भी कोई गाइडेंस नहीं थी, ना आइल्स के बारे में कोई गाइडेंस थी, ना किसी और चीज़ के थी, जब भी हम अप्रोच करते थे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता था। उसके बाद ये होना स्टार्ट हुआ कि जी शुरू में तो उन्होंने हमें बहुत होपफुल किया कि जी बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद गायब होना शुरू हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जी देखिए, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर ये बात बता दूं कि देखिए, जब आप किसी कंसल्टेंट को अप्रोच करते हो ना, तो वो आपको कहता है यस यू आर एलिजिबल। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका तो इमिग्रेशन हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि यू आर एलिजिबल फॉर टू बी इन द पूल, ठीक है ना। आप सोचें एक बड़ा सा समंदर है, उसमें आप गोता खाने के लिए तो एलिजिबल है, ठीक है ना, कि आप डूबेंगे नहीं, आप तैर ऊपर फ्लोट करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि यू विल बी पिक्ड फॉर इमिग्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फॉर एग्जाम्पल, आजकल सीआरएस का जो कट ऑफ स्कोर जा रहा है वो था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 531 था लास्ट जो हुआ है, ठीक है ना जी। आप सोचिए 531, आप अगर एलिजिबल हैं तो इट्स अबाउट 200 पे जिस पे आप एलिजिबल होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स लाइक वेरी लो जिस पे आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। आप समझेंगे जी, आप अप्रॉक्स कर लेते हैं 200 पॉइंट्स पे। अगर आप 200 पॉइंट्स पे एलिजिबल हो गए, कट ऑफ स्कोर जा रहा है 531 का, ठीक है, जो लास्ट था, लेट्स से 530 प्लस पे जा रहा है, तो आप खुद सोचिए कि आप तो तकरीबन 330 पॉइंट्स नीचे हैं। एलिजिबल आप ज़रूर हैं, लेकिन आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको उठाया जाए, ठीक है ना। तो जब आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को या लॉयर्स को जब आप अप्रोच करते हैं तो उनको तो चाहिए पैसे, ठीक है ना। तो वो आपको कहते हैं येस यू आर एलिजिबल, दे टेक देयर फी, और नॉट ऑल बट आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी, ठीक है ना, जो कि अपने पैसों में उनको मकसद होता है, और वो आपसे पैसा लेके आपको कहते हैं एलिजिबल है, और आप फिर स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। वो आपका ना फ़ोन को पिक करते हैं, ना आपको तमीज़ से गाइड करते हैं, ठीक है ना। खैर, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो नहायत ही बुरा था। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमें बताना स्टार्ट किया कि भाई आपके तो पॉइंट्स ही नहीं बन रहे, आप तो एलिजिबल ही नहीं हैं, जो कि शुरू में कहानी कुछ और थी, और इसीलिए हमने उनको पैसे भी दिए थे। फ़ी जो उनकी थी अराउंड 1 लाख रुपीज़ थी उस वक्त, यानी 100,000 रुपीज़ थी। जिनको बात नहीं समझ आ रही 1 लाख क्या चीज़ है, तो ये था। एनीवेज, अब क्या हुआ कि आगे चलते हैं कि ये वाली कहानी हम लोग बहुत गंदे तरीके से डिसअपॉइंट हुए। फिर क्या हुआ कि जी हमने ये सब किया, और हमने उनके जो उससे थक हार के हमने वो छोड़ दिया मामला। फ़ी हमारी डूब गई और हमारा कुछ निकला भी नहीं। सेकंड, अब
हमने सोचा कि यहाँ से तो हम लोग हार गए हैं, तो अब हम ऐसा करते हैं ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। जब हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए सोचना स्टार्ट किया तो हमने पाकिस्तान में कोई एक बहुत ही फेमस कंसल्टेंट है उनको अप्रोच किया, जिनके बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज थे, जिनके इवन जो ऑस्ट्रेलियन जो एम्बेसी है उनमें भी उनके जब केस जाता था तो वो सक्सेसफुल ही होकर आता था। इस टाइप के बंदे को हमने अप्रोच किया और उनको भी तकरीबन 100,000 रुपीज़ हमने उस वक्त पे किया था। और मैं वही बता रही हूँ 2013 हमने अगर किया है, 15 की बात होगी या 16 की बात होगी, ये वही टाइम है, मिड है, ठीक है ना। मेरे ख्याल है 2015 था। उनको भी हमने इतना पैसा दे दिया क्योंकि उनकी सक्सेस स्टोरीज इतनी थी और उनका नाम इतना था कि हमने कहा जी होगा ही होगा। नाउ द थिंग इज़ कि उन्होंने हमें ये बताया कि आप एज अ स्टूडेंट जाओ। उन्होंने कहा न्यूजीलैंड में आपका चांस नहीं बनता, आपको ऑस्ट्रेलिया में चांस बनता है, तो आप ऐसा करिए कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में आप एज अ स्टूडेंट जाइए, उसके बाद आप जॉब लीजिए, फिर आपको पीआर तो हो ही जाएगी। ना हम उनकी बातों को हमने सीरियस ले लिया कि हाँ जी ये तो बड़ा अच्छा है, हम कर लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जी इत्तफाक से मेरा जो कज़न है वो न्यूजीलैंड में होता था उस वक्त, और उन्होंने रिसेंटली इमिग्रेट किया था क्योंकि वो दोनों आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मेरा कज़न और उसकी बीवी, तो उनका तो बहुत आराम से पीआर पे हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम। तो हमने उनको अप्रोच किया कि यार डू यू नो समबडी जो कि टीचर हो और वो न्यूजीलैंड पहुंची हो पढ़ने के लिए। तो इत्तफाक ये है कि उनकी अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक ऐसी बंदी रहती थी जो कि मेरे ही सिटी कराची पाकिस्तान से मूव हुई थी। शी वॉज अ बिजनेस टीचर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो सिटीज़ में और बीकन हाउस में विच आर वेरी, जिसे कहते हैं रेपुटेबल स्कूल्स इन पाकिस्तान, तो उनको पढ़ाते हुए गई थी। और वो अपनी फैमिली में खाले उसके 2 या 3 बच्चे थे, अलॉन्ग विद द स्पाउस वो मूव हुए थे, और उन्हें सब बेच के वो मूव हुए थे इन टू न्यूजीलैंड पढ़ने के लिए ऑन द स्टडी वीज़ा, आई मीन टू से। अब उस बंदी से मेरे कज़न ने मुझे कांटेक्ट में करवाया, मेरी उससे बातचीत हुई, और इत्तेफाक से क्या बात निकली कि उसने मुझे बताया कि वो जिस कंसल्टेंट के थ्रू न्यूजीलैंड पहुंची थी वो वही थे जिनको हम फ़ी पे कर चुके थे। और अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने जो बताया था वैसा निकला नहीं। उन्होंने कहा था जी आप 1 साल की जो कोई डिग्री उनको बताई थी, मेरा ख्याल है करिकुलम टीचिंग में या एमएड में कुछ ऐसी डिग्री वो कर रही थी, और उन्होंने बताया था कि अगर आप ये कर लेंगे तो फिर तो वारे न्यारे आपको जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और वो शायद बताना भूल गए थे या कि जी 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, और 1 साल का वर्क परमिट बहुत कम होता है टू सिक्योर अ जॉब अनलेस यू आर वेरी लकी, ठीक है ना। उसके बाद और भी मसले मसाइल निकले हैं। शी वॉज स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग बिकॉज वो पाकिस्तान में सब कुछ बेच के आई थी, ठीक है ना। अब कहानी ये है कि ऑब्वियसली शी वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, और उन्होंने यही बोला मुझे उस बंदी ने कि यार देखो उन्होंने सही तरह गाइड नहीं किया था, मे बी ही डिडंट इवन नो, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। तो कहने का मकसद यहाँ इस स्टोरी से हमें ये बात समझ आई कि मे बी उनकी सक्सेस, उन पर्टिकुलर कंसल्टेंट की सक्सेस स्टोरीज किसी और फील्ड में ज़रूर हो, नॉट रिगार्डिंग टीचर्स, कि जी अगर टीचर्स ऑस्ट्रेलिया जाती हैं तो उनको क्या पाथ लेना होगा, कौन सा कोर्स लेना होगा, कितना वर्क परमिट है, क्या जॉब होगा, कब पीआर मिलेगा। उनकी नॉलेज टीचिंग प्रोफेशन से लेके कि जी कौन सी डिग्री करनी है वो सफिशेंट नहीं थी। तो वो हमें प्रॉपरली, उस बंदी को भी उन्होंने सही तरह गाइड नहीं किया। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की सख्त नेमत कि वो सख्त, शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड क्वालिफाइड हर सेल्फ, IELTS एकेडमिक में 8 लाने वाली बंदी, कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने उसे हेल्प आउट किया। और जैसे ही उसका ख़त्म होने वाला था वर्क परमिट जो कि 1 साल का था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको जॉब मिल गई और वो अल्लाह का शुक्र वहाँ पे है अब, ठीक है जी। आई एम नॉट इन टच विद हर एनी मोर, बट अगेन व्हाट आई नो शी इज़ स्टिल देयर एंड शी इज़ हैप्पी, बट शी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम उनकी वजह से, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि हर कंसल्टेंट को हर फील्ड के बारे में पता नहीं होता, तो आप लोग अपना होमवर्क ज़रूर कीजिए। नाउ ये बात जब हमने कंसल्टेंट को बताई कि जी आप ही के एक बंदी से हमें पता चला है कि जी इन्फॉर्मेशन जो आप हमें दे रहे हैं विच इज़ रॉन्ग, और अगर हम वहाँ जाते तो हम फंस जाते, हमें तो फैमिली वीज़ा भी नहीं मिलना था, जो डिग्री आप बता रहे हो मैं अकेली तो जाने वाली नहीं थी, ठीक है ना। तो उन्होंने हमें जो डिग्री बताई थी कि जी आप ये प्रोग्राम में एडमिशन ले लो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस प्रोग्राम में लाइक आपका जो फैमिली वीज़ा था उसकी प्रोविज़न थी ही नहीं। जब हमने उन्हें ये बताया, हम पाकिस्तान विज़िट पे गए, हम उनसे मिले, हमने उनको बताया कि यार यू डिड नॉट गाइड अस वेल और ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, तो और हमने कहा जी अब हमारे पैसे वापस कीजिए, क्योंकि 1 लाख रुपए थे तकरीबन, ठीक है ना। तो उन्होंने एग्री कर गए कि हाँ जी मेरी मिस्टेक है। देन जब हम वापस सऊदी आए, देन ही रिफ्यूज्ड,
कि नहीं जी मैं तो पैसे वापस नहीं करूँगा। एनीवेज, नाउ अगेन आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये भी कंसल्टेंट एक फेमस थे। कहने का मकसद ये है कि बी वेरी केयरफुल। आप जो भी आप प्रोग्राम करना चाह रहे हो, अगर जॉब वर्क परमिट पे जा रहे हो या स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो वर्क परमिट पे ऑलरेडी उस पर्टिकुलर कंट्री या सिटी में काम कर रहे हैं, तो आप उनसे मालूम ज़रूर कीजिए। अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, उस ज़माने में तो इतना, फिर भी हमने अपना होमवर्क किया था थोड़ा बहुत, इसीलिए तो हमने उस बंदी से बात कर ली थी, ठीक है ना, क्योंकि वी वर सर्चिंग अराउंड, वी वर आस्किंग अराउंड, और उस ज़माने में इतने लोग जाते भी नहीं थे। अब तो बहुत है, थोक के भाव जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में इतना था भी नहीं। एनीवेज, तो एक ये एपिसोड हुई, यानी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में ये कहानी हमें फेस करनी पड़ी। नाउ द थिंग इज़ कि फिर हमने सोचा कि अब क्या करें। ठीक है जी, कनाडा ख़त्म हो गया, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की कहानी भी ख़त्म होती दिखाई दे रही है, पैसे डूब चुके हैं हमारे, दोनों जगह 2 लाख रुपए ख़त्म हो चुके हैं, 200,000 पाकिस्तानी रुपीज़ डाउन द ड्रेन। ठीक है ना, तीसरा हमने सोचा कि लेट्स ट्राई फॉर स्वीडन में उस वक्त ऑब्वियसली मेरे रिलेटिव रहते थे, देवर रहता था, तो हमने कहा चलो स्वीडन का ट्राई करते हैं। स्वीडन का जब हमने ट्राई किया उसमें भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, तो हमने फिर उसको ड्रॉप कर दिया। प्लस उसके जो बाकी पीआर का होता है, ये सब चीज़ें प्रोसेस भी इतना सिंपल नहीं है, तो हमने इसको भी ज़्यादा लंबा परस्यू नहीं किया, बट वी डिड गिव इट अ ट्राई। 3 कंट्रीज़ को हम ख़त्म कर चुके हैं, समझे 4, ठीक है, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, कहानी ख़त्म हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हमने कहा कि जी द ओनली वे टू गो टू कनाडा, जो हमें समझ आई अपने रिसर्च से, हमने ब्लॉग्स को स्टडी किया, हमने यूट्यूब वीडियोस देखे, वी आस्क्ड अराउंड उन लोगों से जो कि ऑलरेडी कनाडा माइग्रेट होके जा चुके थे, तो हमने उनसे जब पूछना स्टार्ट किया तो उन्होंने हमें एक बात बोली कि द ओनली वे टू गो देयर, यानी मूव टू कनाडा, इज़ ऑन स्टूडेंट वीज़ा, यानी आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हो। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, यू गेट द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, यू गेट अ जॉब एंड देन यू अप्लाई फॉर पीआर। नाउ जब हमने ये डिसाइड किया तो फिर हमने स्टार्ट किया कि जी अब हम लोग मालूम करना स्टार्ट करते हैं कि अब हमने कोई भी कंसल्टेंट इस वक्त हायर नहीं किया, क्योंकि हमारा बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑल द कंसल्टेंट्स। ठीक है, हमने खुद एडमिशन अप्लाई किया, एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हमारा मेमोरियल यूनिवर्सिटी में, जो कि आपको पता ही है। और उसके बाद क्या हुआ कि जी हमने जब स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो हाँ, मैंने और मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों को अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गया। सेकेंड टाइम में मैंने और दोनों बच्चों ने अप्लाई किया, वो भी रिजेक्ट हो गया विदाउट माई स्पाउस। ठीक है ना, फिर हमने दोबारा इधर उधर कंसल्टेंट्स को कोई हायर नहीं किया उनको, ठीक है ना, लेकिन हमने उनको ईमेल्स भेजी कि जी अगर आप इस बारे में हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ लेट अस नो, जो भी हमने। और अगेन ईमेल्स का पूरा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ऑब्वियसली आपको पता है कि यू नेवर लूज दैट डाटा, तो हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि जो हमारे पास ईमेल्स आई उन सारे रीनाउंड कंसल्टेंट्स की जिनको हमने ईमेल्स की थी, उन सब ने हमें बोला कि ड्यू टू योर एज अब आपका स्टडी वीज़ा भी मिलना मुश्किल है, बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो कहानी ये है कि जबकि ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि कनाडा में एज की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और उस वक्त तो आप सोचिए हम 2015 की बात कर रहे हैं, अब मैं उस एज में आई हूँ जब मैं आपसे कहती हूँ कि जी बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत सेफ प्ले करना है, बट उस वक्त तो मैं यार माइनस तकरीबन 8 ईयर्स कर लिए, तो फिर भी कोई एज बनती थी। उस वक्त भी अगर आपको ये बताया जा रहा है कि जी अगर आप अपने अर्ली 30s में या कुछ हैं तो आपको एज की वजह से आपका वीज़ा नहीं मिलेगा, तो इट वॉज़ अ वेरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो मैं आपको ये बता दूँ कि हर कंसल्टेंट को सब कुछ पता नहीं है ना। हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने क्या किया कि हमने कहा कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमने एक दफ़ा एक किसी और ने हमसे जिक्र किया कि देखो अगर तुम्हें स्टडी वीज़ा नहीं मिल रहा कनाडा का, तो ऐसा करो यूएस वीज़ा लगाओ। ठीक है ना, अब आप सोचिए कि हम लोग 5वें कंट्री में पहुंच चुके हैं, हमने कहा यूएस वीज़ा लगाओ। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिलेटिव थे, तो हमने उनसे लेटर ऑफ इन्विटेशन मंगवाया, उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो हमने उनसे लेटर ऑफ इन्विटेशन मंगवाया कि जी हमें लेटर ऑफ इन्विटेशन अगर आप भेजेंगे तो हम यूएस वीज़ा लगवाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अप्लाई किया फॉर द यूएस वीज़ा, हमारी इंटरव्यू कॉल आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़े की बात यह है कि उस वक्त रेमिन डेविस था या जो भी था, एक बंदा जो जर्नलिस्ट जिसका कुछ हुआ था कहानी, वो चल रहा था, बड़ा हॉट टॉपिक था वो, रेमिन डेविस नाम था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। नाउ द थिंग इज़ कि उस वक्त हमारी इंटरव्यू कॉल आई और
जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए आए थे उसमें से सिर्फ 20% का उन्होंने US वीज़ा एक्सेप्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर वन ऑफ देम। तो कहने का मकसद ये है कि जब होना होता है तो बगैर किसी कंसल्टेंट के हमने अपना US वीज़ा की एप्लीकेशन फिल की थी, हो गया। जब और कंसल्टेंट के करते तो होता ही कुछ नहीं था। तो ये अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला that this happened. Now we got the US visa, only me and my husband, because that's what is the plan कि जी सिर्फ मैं और अपने हस्बैंड करते हैं। Then we decided कि नहीं यार, अगर हम जाएंगे तो बच्चे छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि जी बच्चे will stay with their cousins and all, और हमें और हस्बैंड ट्रैवल कर जाएंगे। फिर हुआ कि नहीं जी यार, बच्चों को कैसे छोड़ के जाएं यार, मज़ा आएगा। तो फिर हमने बच्चों के लिए अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का भी उन्होंने US वीज़ा फॉर 5 years, हम चारों का हो गया। 2 का तो पहले ही हो चुका था, बच्चों का भी लग गया। नाउ अब हमने सोचा कि अगर हमारा US वीज़ा हो गया है तो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस US वीज़ा हमारा कैनेडियन स्टडी वीज़ा वो रिजेक्ट ना करें। इट वॉज अ लॉन्ग शॉट। हम ये बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल मई ऑफ 2018, और हमने फिर अप्लाई किया कि फिर हमारा समर वेकेशन आ गया, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ टीचर। समर वेकेशन आई, हम लोग पाकिस्तान चले गए छुट्टियां मनाने के लिए, और जैसे ही हमने पाकिस्तान लैंड किया, आई थिंक आई रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट द डेट वाज, इट वाज 19th of June 2018। तो हमें IRCC के अकाउंट में ईमेल आई कि जी चेक करिए, कुछ है जो नोटिफिकेशन आता है, होप यू कैन अंडरस्टैंड कि एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि भाई चेक योर अकाउंट, देयर इज एन ईमेल, राइट। हमने चेक किया, हमें कुछ नज़र ही नहीं आया। हमने आराम और सुकून से जून वहीं पे गुजारा, जुलाई वहीं पे गुजारा, और बार बार वो आती रही। हम चेक करते, कोई ग्लिच था सिस्टम में, आई डोंट नो व्हाट दैट वाज, हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। नाउ व्हेन वी वेंट बैक टू सऊदी ऑन, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, August 4th 2018, तो फिर हमने एक फाइनली सुकून से अनपैक करके बैठ के चेक किया, तो पता चला उनकी ईमेल आई हुई थी कि दिस इज़ योर लास्ट चांस फॉर अप्लाइंग इसके लिए, स्टडी वीज़ा के लिए। अगर आपने ये अवेल नहीं किया तो वी विल रिजेक्ट योर केस। ओ गॉड, फिर तो हमारी हालत ख़राब हो गई। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह ने हमें ये कराना था तो हमने कर दिया। और वो जो वीज़ा हमने लास्ट चांस था, क्योंकि हमने कह दिया था कि जी अगर अब नहीं हुआ तो वी आर जस्ट गोइंग टू फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा और दोनों बच्चों का वीज़ा अगस्त में ही हमने अपने पासपोर्ट्स भेजे, उनका बायोमेट्रिक्स और जो भी उनका प्रोसीजर था वो हमने कंप्लीट किया, और अल्लाह का शुक्र है अगस्त, बाय द एंड ऑफ अगस्त वो हमारा स्टडी वीज़ा तीनों का, यानी दोनों बच्चों का और मेरा लगकर आ गया हमारे पासपोर्ट्स पर। नाउ द थिंग इज़, उस वक्त मेरा स्कूल भी चल रहा था, और मेरा नोटिस पीरियड मैं सर्व नहीं कर सकी, और सितंबर 13, और वही जो छोटा सा टाइम पीरियड था हमारे पास, हार्डली विंडो ऑफ 10 और 15 डेज था, जिसमें हमें वाइंड अप करना था, यानी रैप अप करना था मुझे अपना सारा सामान घर का या जो भी पैकिंग शैकिंग, और उसके बाद हमें शॉपिंग भी करनी थी। और फिर सितंबर 13 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़्लाइट थी टू टोरंटो कनाडा, क्योंकि मैंने यहाँ पे टोरंटो में लैंड किया था। नाउ इसी तरह से मेरा नहीं ख्याल मैंने इस पर कुछ मिस किया हो, लेकिन हाँ जी, 1-2-4 चीज़ें मैं आपसे ज़रूर इस वक्त शेयर करना चाहूँगी कि भाई यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हमें आई और जो प्रॉब्लम्स हमने फ़ेस की वो क्या थी और क्या वजह थी और क्या कहानी है। तो कहानी ये है कि देखें जी, हमने जिन जिन कंसल्टेंट्स को हायर किया, आई एम सॉरी टू से, बट वो सारे देसी के देसी थे। तो आई एम नॉट सेइंग ऑल देसीज आर बैड, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट मेनी ऑफ द देसीज दे डोंट केयर अबाउट देयर प्रोफेशनल एथिक्स। तो आप बहुत केयरफुल रहिए। सजेशंस क्या आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है ना जी। सजेशंस क्या है कि जी डोंट रिलाई 100% ऑन देम, ठीक है। मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखी हुई है ताकि मैं कोई सजेशन आपको मिस ना करूँ। 100% किसी पे रिलाई मत कीजिए आप, ठीक है ना। और उसके बाद अपना रिसर्च आप ज़रूर कीजिए, जैसा हमने भी यूट्यूब देखा, ब्लॉग्स पढ़े लोगों के, और इसी तरह से एक मेरे ख्याल कोरा है या कोई चीज़ है जिस पे आपके क्वेश्चंस कोई पूछता है तो उसके आंसर्स आ रहे होते हैं। दे आर कम्युनिटीज़, दे आर फेसबुक ग्रुप्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आपको ऑनलाइन इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि 100% कभी भी किसी कंसल्टेंट पे रिलाय मत कीजिए। दूसरा ये है कि आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हम जब यहाँ पे आए तो हमें ना अपने स्टडी वीज़ा के लिए किसी को हायर किया, ना अपनी एप्लीकेशन के लिए, स्टडी एप्लीकेशन के लिए किसी को हायर किया, किसी भी चीज़ के लिए किसी को हायर हमने नहीं किया। उसके बाद मैं बोलूँगी कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ग्रुप्स बने हुए, फेसबुक ग्रुप्स हैं और इंस्टाग्राम पे भी हैं, ब्लॉग्स हैं, तो इस पर आप ज़रूर आइए।
ओके, आई एम सॉरी, आई एम स्टिल इन दी स्कूल और लंच ब्रेक चल रही है तो उसी में वीडियो बनाई जा रही है। तो अब ये कहानी हुई उसके। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं प्लेटफॉर्म जिन पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बहुत ऑनेस्ट आंसर्स आते हैं, कोई आपको हरे बाग नहीं दिखाता क्योंकि फ़ी इन्वॉल्व नहीं होती उसमें, ठीक है ना जी। और अगर फ़ी इन्वॉल्व भी है तो इट्स ओके, बिकॉज दे आर गिविंग देयर टाइम टू यू, दे आर रिसर्चिंग फॉर यू। याद रखिएगा, देखिए अगर आपका कोई एक क्वेश्चन होता है ना, आप समझते हैं आधे घंटे की बात है, उसके पीछे 2 घंटे होते हैं, ठीक है ना। आपके पास एक क्वेश्चन का ढेर होता है जिसमें आपके पास 15 क्वेश्चन होते हैं, उन 15 क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए आपको 2 से 3 घंटा मिनिमम रिसर्च करना पड़ती है। मैं अपनी भी एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, तो ये इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना जी। तो अगर आपके कमेंट्स आते हैं इवन फेसबुक पोस्ट पे, तो मैं उनको आंसर करने से पहले 1000 बार सोचती हूँ कि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ, ठीक है ना। दीज आर ऑल कॉल्ड एथिक्स। अगर आपको किसी का आंसर नहीं आता तो आप नो बोल दीजिए, आप बोल दीजिए आई डोंट नो, ठीक है ना, लेकिन उनको गलत मत गाइड कीजिए, ठीक है ना। बिकॉज अगेन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, तो मैं हूँ नहीं, ठीक है ना। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके बिना पे बात करती हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं पता तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मुझे इसका बात नहीं मालूम। दूसरी बात यह है कि मैं आपको सिर्फ अपना ओपिनियन और सजेशन दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको 100% आपको ये नहीं कह सकती कि आप यही कीजिए, इसी में सक्सेस है, ठीक है ना। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, दैट्स व्हाट आई थिंक वुड बी द राइट, जैसे कहते हैं ना, पाथ टू फॉलो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। हो सकता है दूसरे का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, राइट। तो मेरी बात पत्थर पे लकीर नहीं हो सकती। यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, यू हैव टू डू योर ओन होमवर्क। अगेन मेरे जो ओपिनियंस और मेरे जो बातें होती हैं, दैट्स ऑल बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, बट अगेन इंसान है, गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जी अगेन अगर आप वर्क परमिट पर जा रहे हैं तो लोगों से मालूम कीजिए वर्क परमिट के बारे में, कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन सी ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मालूम कीजिए। अंधाधुंध ऐसे ऐसे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने अगेन पैसों की खातिर स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसे कोर्सेज में फंसा दिया है जिनका कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना। उनको 8 महीने का कोर्स करवा दिया, 1 साल का कोर्स करवा दिया, उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल रहा है 1 साल का, अब वो फंस गए, ठीक है ना। अब वापस नहीं जा सकते, लोन्स हैं उनके पास, उनकी फैमिलीज उस पर डिपेंडेंट है। अगेन दे आर नाउ डिप्रेस्ड, दे अंदर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, उनको घर वालों को भी चलाना है, यहाँ पे कमाना भी है, अपने आप को भी सस्टेन करना है और अपने घर वालों को भी पैसा भेजना है, ठीक है ना। बहुत सारी होप्स शैटर हो जाती हैं। तो मेहरबानी कीजिए आप लोग अपने आप पर, क्योंकि एक एक पैसा हलाल का होता है और आप जमा कर रहे होते हो उसे, ठीक है ना। अगर आपका नहीं है तो आपके माँ बाप का है, बात एक ही है, ठीक है ना। नाउ द थिंग इज कि वो वापस नहीं जा सकते। अभी एक केस हुआ था 700 इंडियन स्टूडेंट्स का, जिसको किसी कंसल्टेंट ने, उनको आपको पता है कि जी फेक ऑफर लेटर्स था। जैसे ही उन्होंने उन 700 स्टूडेंट्स ने पीआर के लिए अप्लाई किया, ऑब्वियसली आईआरसीसी इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टिगेट किए उनके ऑफर लेटर्स फेक निकले और आपको पता है वो डिपोर्टेशन का केस चल रहा है और अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। द कैनेडियन गवर्नमेंट हैव गिवन देम ए चांस कि भाई आप केस करो, जो भी करो, लेकिन ये नहीं कहा कि यू कैन स्टे बिकॉज इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, राइट। जस्ट बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो वही बात है, किसी के झांसे में मत आइए बिला वजह की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जी मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मेरे साथ आए थे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई पीआर इन 1 ईयर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 7-7 8-8 साल से उनको पीआर लेने में लग गई। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जानती हूँ जो कि कोर्स के बाद, बहुत सारे तो नहीं, कुछ को मैं जानती हूँ जो कोर्स के बाद कोर्स किए जा रहे हैं जस्ट टू एक्सटेंड देयर स्टे इन कैनेडा, ताकि उनको डिपोर्ट ना कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दे गॉट देयर पीआर फाइनली, बट इट टुक देम अबाउट 7 to 8 years, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट केसेस होते हैं, हर किसी का केस सेम नहीं होता, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कनाडा में आके स्ट्रगल है और बहुत है, ठीक है ना। नाउ द थिंग इज़ के बहुत सारी ऐसे इंटरनेट पे फेक यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं जिनके फेक ऑफर लेटर्स भी जारी हो जाते हैं, तो बी वेरी केयरफुल, डू योर होमवर्क। नाउ अगेन गाइस, आई थिंक मैंने बहुत सारी ऐसी बातें आपसे बोली हैं कि जो कि मैंने सीखी, जो मैंने फेस की और जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखी, जो कि बहुत कॉमनली होती हैं। तो बी वेरी केयरफुल। ये थी हमारी इमिग्रेशन की पूरी कहानी, जिसमें हमने सबसे पहले कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, फिर स्वीडन, फिर यूएस एंड देन फाइनली वी केम बैक टू कनाडा, ठीक है ना। तो इट टुक अस अबाउट अच्छे खासे साल, आप सोच सकते हैं 2013 to 2018 हमें 5 साल लगे ये सब चीज़ें करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइनली हेयर, वी आर हैप्पी। बट याद रखिएगा, हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो किसी और के एक्सपीरियंस को अपने से आप रिलेट नहीं कर सकते। हर एक की क्वालिफिकेशन डिफरेंट होती है, हर एक की हिम्मत
का लेवल डिफरेंट होता है और हर एक की किस्मत डिफरेंट होती है, एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, क्वालिफिकेशन डिफरेंट होती है, तो हर एक का किस दूसरे से डिफरेंट होता है। याद रखिएगा कि मैं भी आपको मशवरा दे सकती हूँ, लेकिन मेरी बात भी पत्थर पर लकीर नहीं होती है। चलें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।